मैं अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता हूँ हाँ जी। तो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ जेड के लिए, क्या तरीका होता है? तो साल की 30 लाख रुपए की सब्सिडी है और सबको मिलती है। हीट भी बढ़ती जा रही है, तापमान भी बढ़ता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण फैक्ट्रियों को ही बताया जाता है। जी, वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कार्बन अमेरिका ही निकालता है। गोल्ड सर्टिफिकेट के बाद हमारे लोन पे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। जेड की मैंने आपको सब्सिडीज तो बताई नहीं अभी तक। टियर 2 या टियर 3 टाउन्स के लिए कम से कम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे? मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 2-4 लाख से ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेते हैं। छोटे शहर का कोई आदमी अपना सब कुछ लगा के एक बिजनेस शुरू किया और वो डूब गया। पर आज की जो जनरेशन है ना, ये आगे बढ़ना चाहती है, इसको पंख लगे हैं। आप देखिए ऐसे उड़ना चाहते हैं। नमस्कार, एमएसएमई बदलाव के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब तक हमने कई सारी स्कीम्स के बारे में आपको बताया जिस पे लोन और सब्सिडी की बातें होती हैं। आज आपको एक बेहद ख़ास स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए ख़ास तौर पे इंट्रोड्यूस की गई है। इसका उद्देश्य हमारे इन्वायरमेंट को कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फैक्ट्रियों से नुकसान होता है उसको कम करने के लिए सरकार की ओर से एक बेहद ख़ास सब्सिडी वाली स्कीम लाई गई है। इस स्कीम का नाम है जेड। जेड क्या है, इसका लाभ कौन उठा सकता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये बताने के लिए हमारे साथ फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमई के प्रेसिडेंट राकेश छाबड़ा जी मौजूद हैं। सर, जागरण बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल है, जेड क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और ये स्कीम क्या काम करती है? पहले तो नमस्कार और दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। मयंक जी, जैसे आपने पूछा कि जेड की फुल फॉर्म क्या है। जी सर। तो जेड की फुल फॉर्म है ज़ीरो इफ़ेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट। तो कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पर्टिकुलरली और एमएसएमईज़ में कैसे प्रोडक्ट्स को बनाया जाए जो कि डिफेक्ट फ्री हो और उनसे एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट कम से कम पड़े। जी सर। तो ये सर्टिफिकेशन, अगर हम थोड़ी पहले की बात करें इसके बैकग्राउंड की, तो पहले कोई भी इस तरह की सर्टिफिकेशंस भारत से नहीं आती थी। सारी इंटरनेशनल, जैसे आईएसओ है, टीएस है, अलग अलग सेक्टर की स्कीम्स सर्टिफिकेशंस आती थी जो सारी बाहर से, विदेशों से आती थी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस विजन को देखा और उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने देश में ही एक अपनी ही सर्टिफिकेशन बनाई जाए। बिल्कुल सर। तो उन्होंने अपने देश का ध्यान में रखते हुए ये ज़ीरो इफ़ेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट को लागू किया, जिससे कि एमएसएमईज़, एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा आगे की ओर बढ़ सके। तो सर, इस सर्टिफिकेट के बिना एमएसएमई को क्या समस्याएं आती थीं और ये सर्टिफिकेट आने के बाद क्या बदलाव आया है? देखिए, कोई भी सर्टिफिकेशन होती है, पहले तो हम एमएसएमई वाले हैं, हम पहले तो बड़े घबरा जाते हैं कि ये क्या नई स्कीम आ गई, क्या नया आगे सर्टिफिकेशन आ गई, इसका कैसे करेंगे। पर ये स्कीम सिर्फ स्कीम इस तरह से नहीं आई कि एक एनवायरनमेंट को या डिफेक्ट को ही सिर्फ लेके चलना है। हाँ, इसमें प्रधानमंत्री जी ने कुछ इंसेंटिव्स भी ऐसे ऐड किए जो, अगर हम आज की बात करें तो इतने सारे इंसेंटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में नहीं है। तो इसमें अगर हम इंसेंटिव्स की शुरू में अगर बात करें तो आप देखेंगे कि जेड सर्टिफिकेशन लेने के लिए जितनी फ़ीस, एक 2 लाख रुपए की जैसे कंसल्टेंस फ़ीस है, तो उसमें से माइक्रो के लिए 80% की छूट है। अच्छा। तो सिर्फ 40,000 रुपये देने पड़ते हैं, वो भी एमएसएमई पोर्टल पे माइक्रो को। ऐसे ही जो स्मॉल है उसके लिए 60,000 देने पड़ेंगे और मीडियम के लिए 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। ये फीस है जो कंसल्टेंट की फ़ीस है। उसके अलावा कुछ जो गवर्नमेंट की फ़ीस आती है सर्टिफिकेशन की, गवर्नमेंट की नहीं कहूँगा, जेड सर्टिफिकेशन की जो फ़ीस है वो भी बहुत सब्सिडाइज्ड है। जैसे माइक्रो के लिए सिर्फ 6,240 रुपये है। तो काफ़ी सब्सिडाइज्ड तरीके से ये स्कीम चली। और जब आप इस पूरी स्कीम को, कंसल्टेंट आते हैं, आपकी फैक्ट्री को, आपके प्रोसेसेस को स्टडी करते हैं, आपको गाइड करते हैं कि कैसे आपने अपने प्रोडक्ट्स को डिफेक्ट फ्री बनाना है, फर्स्ट टाइम राइट कैसे बनाना है। तो हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस में सुधार आ जाते हैं। बिल्कुल। हमारी मशीनरीज़ के अंदर क्या चेंजेस चाहिए, हमारे प्रोसेस फ्लो कैसे होना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कंसल्टेंट आके हमें गाइड करते हैं और हम उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी तैयार करते हैं ताकि कोई वर्कर अगर चेंज भी होता है
तो नया वर्कर जब आए तो उसके सामने डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती है, उसको देख के वो आगे चला जाता है, ब्रीफ हो जाएगा प्रोसेस। हाँ, तो ये SOPs भी बनते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स भी। तो ये सारी चीज़ें मिला के काम करना बहुत आसान हो जाता है MSME के लिए। और जब आपको काम आसान हो गया, उसके बाद सेकंड इसका पार्ट आता है कि इसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे कम कैसे हो। बिल्कुल सर। तो उसके लिए कैसे हमने अपनी मोटर्स को अपने जो पावर फैक्टर्स हैं उनको कैसे ठीक करना है, कैसे सोलर का हम यूज़ कर सकते हैं, इस तरह करते करते एक एक करके चीज़ों को कंसल्टेंट हमें गाइड करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये एक कंप्लीट ज़ीरो डिफेक्ट ज़ीरो इफ़ेक्ट फैक्ट्री बन जाती है। और जब ये फैक्ट्री बनती है तो हम बहुत सारे जो इंसेंटिव्स हैं उनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जी सर, जैसे कि पिछले कुछ सालों से हमने ऐसा सुना है कि हीट भी बढ़ती जा रही है, तापमान भी बढ़ता जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा कारण फैक्ट्रियों को ही बताया जाता है कि उससे जो कार्बन निकलता है वो हमारी हीट भी बढ़ाता है और पोल्यूशन का भी एक बड़ा कारण बनता है। तो ये जेड सर्टिफिकेट इसे किस तरीके से कम कर सकता है? देखिए, जो हीट की बात है तो मैं आपसे पूरी तरह तो सहमत नहीं हूँगा कि सिर्फ इंडस्ट्री है इसका कारण है, क्योंकि व्हीकलर पोल्यूशन जो है मोटर व्हीकल्स का, इसकी बहुत बड़ी तादाद है। बिल्कुल। इवन फील्ड्स के अंदर भी आपको पता है कैसे पराली वगैरह का हमारा है। बिल्कुल। तो वो भी एक बड़ा कारण बनता है। तो ठीक है, आपकी बात मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ, फैक्ट्रियों का भी इसमें है। बट अभी जैसे NCR में हमारे जितने जेनसेट्स हैं उनको काफ़ी अपग्रेड कर दिया गया कि उनमें से कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम हो। भारत सरकार बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लेके आई है जिससे कि जहाँ जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे इसको कैसे कम किया जाए। और जहाँ तक जेड का सवाल है, तो ये आपकी सर्टिफिकेशन जब आप सिल्वर में और गोल्ड में जाते हैं तो ये आपके प्रोसेसेस को चेक करता है कि अगर आप बॉयलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें किस चीज़ से आप फ्यूल क्या यूज़ कर रहे हैं। तो अगर वो फ्यूल आप ठीक यूज़ करते हैं जिससे उत्सर्जन कम होता है, मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की या आपने गैस यूज़ की तो उससे उत्सर्जन कम होता है, तो वो आपको सर्टिफिकेशन में हेल्प करता है। अगर आप सोलर यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको हेल्प करता है, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कार्बन लेस हो गई। सर, अभी आपने गोल्ड और सिल्वर कैटेगरी की बात की है, इस पे कोई कैटेगरी, कितनी कैटेगरी होती है और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? जी, इसमें जब भी हम जेड सर्टिफिकेशन के लिए जाएंगे तो इसके 3 स्टेप हैं और 3 स्टेप की अलग अलग सर्टिफिकेशन हैं। पहली जो सर्टिफिकेशन है वो है जेड ब्रॉन्ज जो है वो बहुत इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन प्रोसेस है, और आपका एक ही दिन में फैक्ट्री में अगर कंसल्टेंट कोई आता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपका सारे डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन जमा करता है और आप ब्रॉन्ज आपको सर्टिफिकेशन आ जाती है एक ही दिन में। इसमें कुछ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बट ये है कि आपको इससे जानकारी मिल जाती है कि जेड में आपने आगे कैसे बढ़ना। बिल्कुल। सेकंड कैटेगरी आती है जेड सिल्वर। इसमें आपको लगभग 3 महीने का समय लगता है। कंसल्टेंट आपको गाइड करते हैं, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। जब 3 महीने तक आप उनके हिसाब से अपने प्रोसेसेस को ठीक कर लेते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन कर लेते हैं, तो एक ऑडिट होता है और उस ऑडिट के बाद अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको जेड सिल्वर आपको प्रदान किया जाता है। ऐसे ही फिर जब आप जेड सिल्वर ले लेते हैं तो उसके बाद जब आप थोड़ा टाइम उसमें काम करते हैं, फिर आपको लगता है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, तो आप फिर कंसल्टेंट को बुलाते हैं। वो आपको जेड सिल्वर से जेड गोल्ड में ट्रांसफ़र करने के लिए आपकी हेल्प करता है। 3-4 महीने उसमें भी लगते हैं, तो आपको पूरे प्रोसेस से निकालते हुए वो जेड गोल्ड तक पहुंचा देता है। पर जेड गोल्ड तभी मिलता है जब आप वाकई ही एनवायरनमेंट के लिए आप कुछ योगदान कर रहे हैं। बिल्कुल। जी। तो ये फैक्ट्रियों पे एक जो बड़ा दोष मढ़ा जाता है उसको ये योजना जो है वो काफ़ी हद तक कम करने में मददगार साबित होती है। बिल्कुल सही। जी सर, अब हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। मैं अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाता हूँ तो कैसे अप्लाई कर सकता हूँ जेड के लिए, क्या तरीका होता है? जेड के लिए आपको कंसल्टेंट देखना पड़ता है। जी सर। अगर आप चाहें तो आप जेड सर्टिफिकेशन जो इनकी वेबसाइट है वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कौन कौन से, क्योंकि जितने कंसल्टेंट जेड के हैं इन सबको पहले 1 महीने की ट्रेनिंग जेड की तरफ से दी जाती है और इनकी सारी अवेलेबिलिटी ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब भी आप जेड कंसल्टेंट को सेलेक्ट करें और उससे बात करें
तो आपने उससे एक बात ज़रूर करनी है कि जेड तो करवाना ही है, उसके अलावा उसे QCI क्वालिटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर भी रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि इसकी जब मैं आपको सब्सिडीज़ के बारे में भी बताऊंगा, तो जो कंसल्टेंट QCI के लिए क्वालिफाइड होगा, जो कैपिटल सब्सिडी है, जो आपको अपग्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की जो सब्सिडी है वो आपको उसी की रिकमेंडेशन पे मिलेगी जो QCI में कंसल्टेंट रजिस्टर होगा। जैसे ही वो आपको रिकमेंड करेगा तो आप जो मशीन परचेज़ करेंगे उस पे आपको 75% तक की सब्सिडी आपको मिलेगी। जी सर, तो जैसे मैं पिछले कुछ समय से फॉरेन ट्रेड पे लगातार काम करते आया हूँ, लिखता आया हूँ जी। कई बार मैंने कुछ ऐसी रिसर्च पढ़ी है जिस पे ऐसा माना जाता है, जैसे अभी फोर्सेड लेबर वाला मामला था, हाँ जी, बधुआ मजदूरी, इसी तरह से कार्बन का भी है कि विदेशों में उस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो मिलती है जो कम कार्बन उत्सर्जन के साथ तैयार किया जाता है जी। तो जेड स्कीम के बाद निर्यात में भी कुछ बदलाव आएंगे जिससे हमारे एमएसएमईज़ को फ़ायदा मिल सके? अब एक मैं आपको एक जानकारी और देता हूँ जी सर। कि वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा कार्बन अमेरिका ही निकालता है। अमेरिका और चाइना में अब कंपटीशन है, आप ये कह सकते हैं। जी सर। हम बहुत पीछे आते हैं, पर कैपिटा कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत अभी कम है, पर क्योंकि हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी आगे का फ्यूचर को सोच के चलते हैं, तो हमारे यहाँ अवेयरनेस काफ़ी अच्छी है बिल्कुल कार्बन उत्सर्जन को लेके, चाहे इंडस्ट्रीज़ हों, व्हीकल्स हों, आप जहाँ भी देखें। तो आज हम जब भी बात करते हैं तो हर कोई बात कर लेता है कि पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, कार्बन ज़्यादा निकल रहा है, तो अच्छी बात है। बिल्कुल। हाँ, जेड कहाँ मदद करती है? जेड का देखिए, जैसे जो स्कीम्स स्टेट गवर्नमेंट्स की आती हैं, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट है, हरियाणा गवर्नमेंट की एक सब्सिडी आ रही है जो आपको कंटेनर्स को हरियाणा से आप कोई भी पोर्ट तक भेजते हैं, सी पोर्ट तक, तो उसके ऊपर फ्रेट सब्सिडी आती है। अच्छा। पर एक्सपोर्टर को फ्रेट सब्सिडी मिलेगी तब जब आप जेड में आपकी सिल्वर या गोल्ड सर्टिफिकेशन है। अगर आप सर्टिफाइड नहीं है, वो साल की 30 लाख रुपए की सब्सिडी है और सबको मिलती है। तो आपको वो 30 लाख लेने के लिए आपको जेड में सर्टिफाइड होना पड़ेगा। ऐसे ही हर राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं जिसमें आप अगर कोई ना कोई आपके पास क्वालिटी सर्टिफिकेशन है तभी आप आगे जा सकते हैं, और भारत की क्वालिटी सर्टिफिकेशन जेड ही है। और दूसरा, जैसे विदेशों की आपने बात की, तो यूरोप में अब CBAM अभी 1 जनवरी से शुरू हो गया है, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स पे वो लगाते जा रहे हैं। तो उसमें भी अगर हम जेड सर्टिफाइड हैं और हमने इससे कुछ जानकारी लेके अपने प्रोसेसेस में सुधार किया है, तो हम अपने आप को उस लाइन पे लेके जा सकते हैं जहाँ पे कि हमें CBAM का इम्पैक्ट ना पड़े। चलिए सर, अब हम बिज़नेस की ओर चल देते हैं। जेड तो मुझे लगता है कि डन हो गया है, अगर कुछ बचा हो तो आप अपने से एक्सप्लेन कर दीजिए। जेड की मैंने आपको सब्सिडीज़ तो बताई नहीं अभी तक। प्लीज़ सर, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो भी हमारे जो MSME वाले जेड सर्टिफिकेशन लेंगे, जब वो ब्रॉन्ज सर्टिफिकेशन भी ले लेते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी बन जाती है कोई भी अपने प्रोडक्ट को अगर वो लैब टेस्ट कराना चाहते हैं तो NABL एक्रेडिट लैब से अगर वो टेस्ट कराते हैं तो उसका 50,000 रुपये तक की जो टेस्टिंग फ़ी आएगी वो सारी की सारी जेड वालों को रीएम्बर्स हो जाती है। जी सर। सेकंड, अगर आप ISO लेना चाहते हैं तो भी इन 50,000 रुपये में से आप एक ही चीज़ ले सकते हैं, या अपनी टेस्टिंग करवा लें, या आप ISO करवा लें, या आप BAS की तरफ बढ़ जाएं। तो तीनों में से कोई भी आप करेंगे तो 50,000 रुपये आपको वहाँ मिलेगा। फिर आप जब जेड से सिल्वर की तरफ जाएंगे, आप जेड में आप ब्रॉन्ज से सिल्वर की तरफ जाएंगे, जब आप सिल्वर ले लेंगे तो उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी बन जाएगी एक अपग्रेडेड मशीनरी आपको परचेज़ करने की, जिसकी लिस्ट 828 मशीनों की है, जो जेड के पोर्टल पे भी अवेलेबल है। नहीं तो जो आप कंसल्टेंट हायर करेंगे वो आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देगा, और साथ में वो आपको सर्टिफाई भी करेगा कि ये मशीन आपके लिए ठीक है, आप ले लीजिए। उसमें 3 लाख रुपए तक की मैक्सिमम सब्सिडी है, पर 75% है, यानी कि आप 4 लाख की मशीन या उससे जितने भी ज़्यादा अमाउंट की मशीन खरीदेंगे उसमें आपको 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाएगी नई मशीनों पे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन की स्कीम के अंतर्गत, जो कि कार्बन भी कम हो। दूसरा, इसके अलावा आपको जो आप इंटरनेशनल
आईसी की इंटरनेशनल कोऑपरेशन की स्कीम है भारत सरकार एमएसएमई डिपार्टमेंट की। अगर आप किसी एसोसिएशन के थ्रू आप विदेश में स्टॉल लगाने जा रहे हैं तो उसमें नॉर्मली आपको 3 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती है। अच्छा। पर अगर जेड गोल्ड अगर आप सर्टिफाइड हैं तो आपको ये सब्सिडी बढ़ के 4.5 लाख हो जाती है। जो आपको बाई एयर का आने जाने का एक जने का फेयर मिलता है सब्सिडी में, वो भी बढ़ के 1.5 लाख तक हो जाता है। जो आपको सामान भेजना है एग्जीबिशन के लिए अपने देश से उस देश में, वहाँ पे भी आपकी जो स्कीम है वो 50,000 से बढ़ के 75,000 रुपये की हो जाती है। आपको 75,000 रुपये रिफंड हो जाते हैं बाहर सामान भेजने के लिए। मतलब एक सर्टिफिकेट के ढेर सारे फायदे। इसके अलावा भी आप जितनी बैंक्स हैं, लगभग 14 बैंक्स ने कुछ नेशनलाइज हैं, कुछ प्राइवेट हैं, लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, जिसमें मेन स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिडबी, यस बैंक, ये सब आ जाते हैं। तो आईसीआईसीआई भी आ जाता है। तो इन सब में जिस दिन आपको जेड गोल्ड मिला, आपने जाके बैंक में दिया, अगले महीने से आपको 0.25 से लेके 0.50 परसेंटेज पॉइंट्स आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट में कम हो जाते हैं। वंडरफुल। तो इस तरह से आप कोई भी लेते हैं, आप इवन जेड सिल्वर भी लेंगे तो उसका भी कुछ ना कुछ कम होता है। मतलब गोल्ड सर्टिफिकेट के बाद हमारे लोन पे इंटरेस्ट कम हो जाएगा। हाँ, सिल्वर के बाद भी कम होगा, गोल्ड के बाद भी। सिल्वर के बाद कुछ कम, जेड गोल्ड के बाद कुछ ज़्यादा। बिल्कुल। और प्रोसेसिंग फीस में भी रियायत हो जाएगी। इवन जो हिल स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न, आपको पता ही है, नॉर्थ बंगाल हो गया, सिक्किम, असम, और जितनी 7 सिस्टर्स हम पहले बोलते थे, तो इन सब के अंदर तो प्रोसेसिंग फी 0 ही हो जाएगी। तो जेड के इतने सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्कीमों में अगर जेड गोल्ड है तो उसमें प्रेफरेंस भी मिलती है। जी सर, अब मैं एक बार एलिजिबिलिटी की बात कर लेता हूँ। जेड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अभी ये सर्विसेज के लिए लागू नहीं हुआ है, बट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए जिनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है वो इसके लिए एलिजिबल है। अच्छा। हाँ जी। और चाहे वो उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटा हो या बड़ा हो। हाँ, एमएसएमई में अगर आ रहा है तो वो सब के लिए है। जी सर। और उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और कहाँ से कर सकता है अप्लाई? या तो ऑनलाइन खुद पोर्टल पे या किसी बैंक वगैरह पे जाके? इसमें देखिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन तो आप एमएसएमई की वेबसाइट पे किया, आपके पास है। बिल्कुल। उसके बाद आप जेड के लिए आप किसी कंसल्टेंट को जो इनके अथोराइज्ड हैं उनकी लिस्ट अवेलेबल है इनकी वेबसाइट पे। ओके। तो अभी आप दर्शक देखेंगे भी सही, हम जेड की वेबसाइट के बारे में और जितनी एमएसएमई गवर्नमेंट की जो हमारी वेबसाइट है, ये दोनों आप डिस्प्ले में बिल्कुल हम डाल उसको ऐड कर देते हैं। हाँ, और इसके अलावा भी जो आपका हेल्पलाइन नंबर है या फिस्मी का हेल्पलाइन नंबर है, या हमारी वेबसाइट पे जाके किसी को कोई इसके बारे में सवाल करना है, दे कैन सेंड अस द क्वेरीज, हम उसका प्रॉपर जवाब हर एक को देंगे। सर, एक बार आप फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में भी बता दीजिए कि उससे कैसे मदद ले सकते हैं लोग। हमारी जो FISME, फेडरेशन ऑफ इंडियन एमएसएमईज जो है, ये एक संस्था है, 1969 की संस्था है। इसको रीवैम्प किया गया 1999 में, और अब ये भारत की सबसे बड़ी एमएसएमई की ऑर्गेनाइजेशन है। एमएसएमई की एडवोकेसी के लिए, पॉलिसी एडवोकेसी के लिए सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारे साथ 743 एसोसिएशंस अलग अलग स्टेट्स की जुड़ी हुई हैं। हमारे ऑफिसेज दिल्ली, बेंगलोर और हैदराबाद में हैं। वेबसाइट आप FISME आप लिखेंगे तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, और उस पे जाके आप बाकी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। जी सर, वंडरफुल। ये बहुत मददगार वेबसाइट है। आप चाहें तो यहाँ पे नंबर्स भी अवेलेबल होते हैं, और सर से अगर सीधा बात करना है तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे अपने डिस्क्रिप्शन पे। सर, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो रही है। हमने इस सर्टिफिकेट के बारे में समझ लिया और इस सर्टिफिकेट से होने वाले फ़ायदे भी जान लिए। जी सर, हमने अभी एक आंकड़ा देखा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये GDP में भी बड़ा योगदान देता है। हाँ जी। हमारे एक्सपोर्ट में भी देता है। जी। लेकिन इससे लोग जब जुड़ना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत के बारे में नहीं पता है। अगर मैं कोई एक छोटा सा कारखाना लगाना चाहूँ जो मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ हो, वो ट्रेडिंग और सर्विस के लिए नहीं है, सिर्फ हम निर्माता हैं। जी सर, उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं हम? हमारी थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए? हम क्या सोच के क्या बनाएं, क्या बेचें, और रजिस्ट्रेशंस वगैरह क्या होते हैं? तो आप अपने अनुभव के आधार पे अगर बताएं हमें। देखिए, जब आपने कोई भी उद्योग लगाना है या आप कोई भी बिज़नेस में जाते हैं, सबसे पहला काम होता है आपका मार्केट रिसर्च। जब आपने मार्केट रिसर्च करना चाहिए, छोटा बिज़नेस हो या बड़ा, सबसे जो मुश्किल काम होता है
वो होता है सेल करना। बिल्कुल सर। जब आपके पास सेल, आपको समझ आ जाए कि ये प्रोडक्ट मैं कहाँ पे बेच सकता हूँ, या मैं ये प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, इसको कैसे बनाऊँ, आप इसको इस तरीके से सोचें कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए बेचना आसान है। अगर हो सके तो थोड़ा टाइम, अगर आपको लगता है कि अभी आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप पहले प्रोडक्ट को मार्केट से लेके थोड़े समय के लिए बेच के देखें। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये प्रोडक्ट मैं बेच सकता हूँ, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ें। ट्रेडिंग से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास MSME DIs, अब DFOs बोलते हैं उनको, MSME DFOs, ये हर स्टेट के अंदर इनका एक ऑफिस होता है जहाँ डायरेक्टर, MSME DFO का डायरेक्टर होता है। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग में आपने जाना है तो वो हेल्प कर सकते हैं। दूसरा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर होता है, DIC, और कई स्टेट्स में तो MSME के अलग सेंटर्स भी बन गए हैं। तो DSI भी है, MSME भी है, ये दोनों सेंटर्स डिस्ट्रिक्ट वाइज अवेलेबल हैं। और DFOs, MSME DFO, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ये स्टेट में एक जगह या कहीं कहीं दो जगह भी अवेलेबल है। तो आप इन सब से मिल के आप इनसे जानकारी ले सकते हैं, कैसे फैक्ट्री लगानी है और कैसे आपको रजिस्ट्रेशंस में बढ़ना है। अगर सीधा सीधा हम बात करें, आपको कहीं डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने हैं, तो आपको एक जगह लीजिए, उसमें अपनी मशीनें, आजकल इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है। आप एग्जीबिशंस में जाइए। जब आप जिस प्रोडक्ट की, मशीनरी की एग्जीबिशन में जाएंगे, तो आपको वहाँ पे, अब मान लीजिए आपने सोचा कि मैंने गारमेंट बनाना है, तो गारमेंट के लिए गारमेंट मशीनरी की एग्जीबिशन में जाइए। वहाँ जो पुराने गारमेंट मशीनरी सेल करने वाले हैं, वही आपको गाइड कर देंगे कि आपका यूनिट कैसे सेटअप होगा। लेआउट तक वो प्रोवाइड कर देते हैं, अगर आपने पूरा यूनिट उनसे सेटअप कराना है तो। इस तरीके से आप अपने रिसर्च को रखें। ऐसे ही जब आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, एग्जीबिशंस बड़ा रोल प्ले करती हैं। आप अपने जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसको एग्जीबिशंस में ही आप पार्टिसिपेट करके वहाँ डिस्प्ले करें और वहाँ से ऑर्डर्स लें, कनेक्ट करें। एग्जीबिशंस बहुत बड़ा साधन है कनेक्ट करने का, सेलर से भी, बायर से भी। तो आप सेलर, बायर, मशीनरी, इनके लिए एग्जीबिशंस में जाके वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं। जी सर। अब इसके बाद मैं आपसे आपके अनुभव के आधार पे जानना चाहूँगा, एक टियर 2 या टियर 3 टाउन्स के लिए कम से कम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे? मेरा सवाल समझ आया सर? जी। जब तक आप फाइनेंस की बात करते हैं, मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो 2-4 लाख से ही मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लेते हैं। बहुत छोटी से छोटी कोई भी चीज़ की आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। जी सर। अब मान लीजिए आपने एक मिठाई की दुकान ही शुरू करनी है, तो आपको कितने पैसे चाहिए? बहुत कम पैसे चाहिए। MSME में माइक्रो यूनिट तो 1 लाख रुपए से ही शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सर। तो आप कोई भी, मैं तो इवन देखता हूँ कि ITI से बच्चे वेल्डिंग सीख के आते हैं और अपना वेल्डिंग का ये खिड़की दरवाजे बनाने शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल सर। तो अब जब वो बनाते हैं तो उसमें तो हमें वेल्डिंग मशीन वगैरह लाख रुपए में हमारा सारा सामान आ जाता है। तो दे कैन स्टार्ट इट। ऐसा नहीं है कि सारा कुछ, आप जितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, भारत सरकार की तरफ से एक मुद्रा की स्कीम है। मुद्रा में 10 लाख रुपए तक का लोन किसी को भी मिल जाता है, जो भी काम करना चाहता है अपना। ITI की उसको डिप्लोमा, ITI से पढ़ा हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, या उसको कोई अपना एक्सपीरियंस है, तो मुद्रा लोन उसके लिए भी अवेलेबल है। इवन ट्रेडर्स के लिए भी अवेलेबल है। तो शुरुआत आप टायर 2, टायर 3 से पैसों। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कोई इंडस्ट्री एक रूम से 10 बाई 10 के रूम से शुरू होती है ना, वो ज़रूर कामयाब होती है। बिल्कुल सर। बड़ी जो इंडस्ट्री है ना, उसकी पास परसेंटेज होती है 50%, बट छोटी इंडस्ट्री में पास परसेंटेज 90% होती है। सर। तो आप छोटे से शुरू करेंगे तो आप ये सोच के चलिए कि जब आपने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है तो आपका कामयाब होना तो निश्चित है। क्या बात है सर। जी बिल्कुल। तो सर मतलब आपकी सलाह ये है कि छोटे से शुरू करें। जी सर। ज़रूरी रजिस्ट्रेशंस बता दीजिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के सेटअप के लिए क्या क्या हमें लाइसेंस या कंप्लायंस होते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन है? देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी माल खरीदना या बेचना है तो हमारे लिए GST नंबर की सबसे पहले रिक्वायरमेंट आती है। जी सर। ठीक है। अगर हम GST नंबर ले लेते हैं तो GST नंबर के बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होना चाहिए कि हम बैंक अकाउंट खोलें। बैंक अकाउंट GST होने के बाद तीसरा हमारा स्टेप होगा कि हम उद्यम पोर्टल पे जाके MSME में अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि हम सब स्कीम्स के लिए एलिजिबल हो जाएं। क्योंकि अगर एक स्कीम भारत सरकार की और भी है
जिसमें PMEGP आपने शायद एक प्रोग्राम पहले दिखाया भी है, सर। तो जिन Employment दर्शकों ने ना generation देखा हो तो YouTube पे जाके दोबारा देख लें। मयंक जी बहुत अच्छे से प्रोग्राम करते रहते हैं, तो आप इनके सब प्रोग्राम देखिए। जी सर। तो हाँ, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर कई बार लोग कतराते भी हैं करवाने से। अपना बिजनेस तो शुरू कर लेते हैं लेकिन अवेयरनेस की कमी है या इस तरह की समस्याएं हैं, लोग रजिस्टर्ड नहीं होते, उनको लगता है कि हम टैक्स के दायरे में आ जाएं, ये इस तरह की एक भ्रांतियां हैं सर, इसको कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए, इस तरह की कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अब तो 9 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है MSME में। आप देखिए, जहां 9 करोड़ लोग रजिस्टर कर चुके हैं, तो भ्रांति का अब स्कोप नहीं है। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। 15 मिनट का समय लगता है ऑनलाइन। घर में बैठ के आप रात को 11-12 बजे भी बैठ के, रात को 3 बजे भी बैठ के कर सकते हैं। तो आजकल, बल्कि इसमें मैं एक चीज़ आपको ये कहूँगा, जो आजकल युवक जो सोचते भी हैं कि मैं ये करूँ, चाहे अपने घर से शुरू कर रहे हो, उनको भी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराने से कुछ तो आपको बेनिफिट, आप जब भी फिर नाम सुनेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन का, MSME का, आपका ध्यान उस तरफ जाएगा और आप स्कीम्स के बारे में जानकारी ज़्यादा इकट्ठी करेंगे। बिल्कुल। और दूसरा, आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री बनाएं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बिजनेस के अंदर आती है, बिना फाइनेंस के बिजनेस नहीं चलता। करेक्ट सर। छोटा मोटा फाइनेंस तो अब मोदी सरकार ने आके हमें 10 लाख तक मुद्रा का लोन दे दिया, जो अब 20 लाख तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ऐसे ही 50 लाख रुपया MEGP में मिल जाता है, PMEGP में मिल जाता है। बट फिर भी जब तक आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री प्रॉपर नहीं बनाएंगे, आपको मुश्किल होगी। मेरी एक सलाह, जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, जो कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं, जैसे ही 18 साल के हो जाएं, उनको चाहिए अपना एक आध, चाहे क्रेडिट कार्ड लें, चाहे एजुकेशन लोन लें, एक छोटा मोटा सा कोई लोन, चाहे कुछ हज़ार का भी मिलता हो, जो भी अवेलेबिलिटी, जो एलिजिबिलिटी बनती हो, वो ज़रूर लें। और लेने के बाद उसकी रीपेमेंट टाइम पे करें। जैसे ही हम अपनी रीपेमेंट्स टाइम पे करते हैं, हमारी क्रेडिट हिस्ट्री बननी शुरू हो जाती है, हमारा सिविल स्कोर आगे बढ़ने लग जाता है। और सिविल स्कोर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आजकल रोल प्ले करता है। हाँ, जब भी हम लोन लेने जाएंगे तो वो हमारा सिविल चेक करते हैं। तो वो हम 18 साल की उम्र से ही बनाने लगे, ताकि जब हम 24-25 साल में हम अपना बिजनेस खड़ा करना हो तो हमारी पहले से क्रेडिट हिस्ट्री तैयार हो। और जो आगे भी बिजनेस में बढ़ चुके हैं, अभी तक नहीं शुरू किया, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप चाहे थोड़ा सा लोन लें ज़रूर, और अपने टाइम पे रीपेमेंट्स करें, ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत बढ़िया बने। बहुत अलग सी बात है, आमतौर पे लोग लोन से बचने की सलाह देते हैं, आप इसका उल्टा कह रहे हैं। देखिए, अगर हमें लोन से बचना है, अपने ही पैसों से काम करना है, तो हमारा एक लिमिटेड दायरा है। पुराने समय में जैसे होता था ट्रेडिशनल बिजनेस, कम पैसे से लिमिटेड दायरे में हमारा गुजारा चल गया, ठीक है। पर आज की जो जनरेशन है ना, ये आगे बढ़ना चाहती है, इसको पंख लगे हैं। आप देखिए, ऐसे उड़ना चाहते हैं, तो उड़ने के लिए फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस के लिए हिस्ट्री चाहिए। अगर हमारे पास हिस्ट्री होगी तभी फाइनेंस मिलेगा, तभी हम अपनी पूरी उड़ान भर सकेंगे। वंडरफुल सर, मुझे लगता है ये वाला एपिसोड जो है वो थोड़ा सा अलग से तरीके से है। कई सारी ऐसी जानकारी हमें मिली हैं जो आमतौर पे हम सिंपल में फ्लैट में चले जाते थे और वही बातें वहीं तक रह सकती थी। इसके अलावा सर, एक नया स्टार्टअप जब कोई शुरू करना चाहे, हाँ जी, तो कौन कौन से थॉट प्रोसेस क्लियर होने चाहिए ताकि उसका बिजनेस डूबने से बच जाए? बहुत अच्छा आपका सवाल है, क्योंकि आज की डेट में हम स्टार्टअप्स का अगर नंबर देखते हैं और उनका देखते हैं कि कितने उसमें से सक्सेसफुल हुए कमर्शियली, तो वो सिर्फ 3% है। 97% कहीं ना कहीं आके अटक जाते हैं, फेल हो जा रहे हैं, अटक जाते हैं कहीं ना कहीं। जी सर। इसका देखिए, सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम एकदम से, जैसे पढ़ते पढ़ते ही हम स्टार्टअप्स में चले जाते हैं, तो मेरी सलाह इससे थोड़ी अलग है। आप अपने स्टार्टअप को रखिए साथ में, बट साथ में आप जॉब करें, कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें ज़रूर सीखें, क्योंकि भारत जो देश है ये अपने आप में यूनिक है। बिल्कुल सर। हमारे यहाँ काम करने का तरीका बाकी देशों से अलग है। बिल्कुल सर। जो हम कहीं मूवीज़ में या इधर उधर देख लेते हैं कि एकदम बहुत कामयाब हो गए, ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी से हमें जुड़ना बहुत ज़रूर चाहिए। तो उसके लिए आप जॉब करें, चाहे 1-2 साल ही कर लें, तो आप बहुत सारी ग्राउंड रियलिटीज़ को आप पहचान जाएंगे। बिल्कुल सर। सेकंड, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप जब भी कोई अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, आप उसका मार्केट सर्वे करें, और जो भी प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हैं, आप पहले चेक करें कि वो क्या मासेस के लिए है, क्या ज़्यादा लोगों के लिए है या कम लोगों के लिए है।
कई बार हम प्रोडक्ट बहुत अच्छा चुन लेते हैं पर उसको खरीदने वाले नहीं मिलते, क्योंकि वो बहुत कम लोगों के लिए होता है। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर पाएँ। हमारे देश की ताकत हमारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी पॉपुलेशन है, तो ऐसा प्रोडक्ट बनाइए ना जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद सकें, तभी आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो पहला स्टेप, आप जॉब करें 1-2 साल के लिए से, ग्राउंड रियलिटीज़ को पहचानें, उसके बाद अपना स्टार्टअप को शुरू करें और प्रोडक्ट ऐसा सोचें मार्केट सर्वे करने के बाद जो मासेस के लिए हो, तो आपकी कामयाब परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल सर, हम दिल्ली में बैठे हैं। हाँ जी। आपने तो जैसे बताया काफ़ी सालों से आप इस सेक्टर में काम कर रहे हैं जी। छोटे शहरों में अभी भी स्टार्टअप्स कल्चर को लेके एक डर बना है, ख़ास तौर पे लोग बिजनेस डूबने से डरते हैं जी। ऐसे लोगों के लिए भी क्या कोई ऐसी स्कीम या सरकारी सहायता है कि छोटे शहर का कोई आदमी अपना सब कुछ लगा के एक बिज़नेस शुरू किया और वो डूब गया, तो सरकार क्या ऐसे लोगों की मदद करती है? कोई ऐसा स्कीम है? देखिए, अभी ना इसके बारे में कई बार बिल संशोधन की बातें हम कर चुके हैं। जो कंपनीज़ हैं उनके लिए तो फिर भी कुछ, जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनीज़ हैं, सरकार ने कुछ स्कीम्स में आगे आए हैं। एमएसएमईज़ के लिए जो, क्योंकि हमारी जो एमएसएमई है उसमें 97% पार्टनरशिप फर्म्स हैं या प्रोप्राइटरशिप फर्म्स हैं, तो इतने सब के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, पॉलिसी एडवोकेसी कर रहे हैं कि कभी भी फेलियर को नेगेटिव ना समझा जाए, फेलियर को पार्ट ऑफ लाइफ समझा जाए, फेलियर को पार्ट ऑफ बिजनेस समझा जाए, और फेलियर को ऐसे समझा जाए कि दिस इज़ वन स्टेप टू मूव अहेड। क्योंकि जितना कुछ हम फेलियर से सीखते हैं, इतना हम कोई बिजनेस में आगे बढ़ने से भी नहीं सीख पाते जितना हम फेलियर से सीखते हैं। और मान लीजिए आप छोटे शहर में हैं, आपको कहीं ऐसा लगता है कि आप कहीं नुकसान में चले भी गए, तो आप उसकी स्टडीज़ को नोट करें और दोबारा से सब इकट्ठा होकर फिर उस पर प्रयास करें। शायद आपने, अगर हम पुरानी बात करें, महाभारत की बात करें, तो कितनी बार हमारे पांडव मुश्किल में रहे पर उन्होंने बाउंस बैक किया। आप एक पुरानी, हम बचपन में एक कहानी भी पढ़ते थे, द किंग एंड द स्पाइडर। तो वो स्पाइडर को देखता है कितनी बार वो गिरती है और ऊपर चढ़ती है। तो कभी भी फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हर एक इंसान अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी ना कभी फेलियर को फेस करता ही है, और वो आगे निकल जाते हैं। जो साहसिक व्यक्ति होते हैं, जो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो हमेशा इन चीज़ों से आगे निकल जाते हैं। आप भी अपना पूरा कॉन्फिडेंस रखें और पूरा बाउंस बैक करें, अच्छे से करें। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बड़े शहर वाले कर सकते हैं छोटे वाले नहीं कर सकते। मैं तो, अगर आप लिस्ट देखें, अगर भारत के जो कामयाब इंसान हैं, इसमें से आपको 70% वो लोग मिलेंगे, जो मैं नाम यहाँ पे नहीं लेना चाह रहा डायरेक्टली, तो पर 70% आपको लोग वो मिलेंगे जो छोटे शहरों से कामयाब हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको स्टार्टअप्स और जेट सर्टिफिकेट से जुड़ी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और इसके फ़ायदे आपने जान लिए होंगे। अगर आप कोई खुद का नया वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं तो इन बातों पर अमल करें। राकेश सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम सर से फिर जुड़ेंगे और उन सवालों का जवाब आप तक पहुंचाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।